हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21। आज मैं आपका ज्योग्राफी मीन्स की भूगोल का टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक, सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आपको देखना है और अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताना है। आपको पता है कि ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर ये वीडियो देखते हैं तो सभी क्वेश्चन को मैं पूरे विस्तार से बताया हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड। ठीक, जिसे उत्तरांचल भी बोला जाता था जब ये यूपी से अलग हुआ था 2000 में। ठीक, अभी उत्तराखंड बोला जाता है, जिसकी राजधानी देहरादून है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक, इसका पुराना नाम पूछ सकता है तो हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था और इसकी स्थापना सबसे पहले 1935 में हुआ था। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो आपको उत्तराखंड में है, आपको जिम कॉर्बेट है। ठीक, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी स्थान आता है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, सोया प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि सोया बीन यहाँ पर ज़्यादा होता है। और टाइगर स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर मीन्स बाघों की संख्या ज़्यादा है। ठीक, टाइगर के संरक्षण के लिए 1973 में कानून लाया गया था, बाघ संरक्षण, ये याद रखिएगा, 1973 में। ठीक, भारत का सबसे यहाँ पर जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको अब ये जम्मू कश्मीर नहीं देगा, अब आपको लेह लद्दाख देगा। ठीक, लेह लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम है आपको हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पर हेमिस इसका नाम है। ठीक, यहाँ पर 3550 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा अगर बाघ अभ्यारण्य पूछे, बाघ अभ्यारण्य, तो ये है आपको नागा अर्जुन, ये ध्यान में रखिएगा, नागा अर्जुन है। क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर हाथी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये पेरियार है, ये याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए हो जाएगा। पेरियार जो है ये केरल में स्थित है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और ये जो मानस है, और आपको मानस हुआ, काजीरंगा हुआ, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको असम में पड़ते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील के नाम आपको बताना है, इसमें से कौन सी है? ठीक, तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछे तो आपको डायरेक्ट लगा देना है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर लगाना है। तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील लगा देना है। ठीक, विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की भी झील पूछे तो आपको कैस्पियन सागर लगा देना है। कैस्पियन सागर से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सबसे बड़े झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर लगाइएगा, और खारे पानी भी दे सबसे बड़े झील तो आपको कैस्पियन सागर लगाना है। ठीक, लेक बैकाल जो ये सबसे गहरा झील है। चलिए यहाँ पर कुछ मैं आपको बता देता हूँ झील से रिलेटेड। जो लेक बैकाल है ये विश्व के सबसे गहरा झील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टिग्निका या टिकटिका जिसे बोला जाता है, ये सबसे आपको लंबी है, मिस के टी के ऊपर टी लगा दीजिए। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और ये विश्व के दूसरी सबसे गहरी भी झील है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो विश्व की बड़ी झील है, ये आपको याद रखिएगा, बड़ी झील, और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये सुपीरियर झील है। ठीक, और विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो यह है आपको नील नदी। ठीक, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलता है और तंजानिया और युगांडा के बीच में विक्टोरिया झील आपका बॉर्डर बनाता है। चौथा देखिए क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? विश्व के सबसे आपको ज्यादा खारे पानी की, इसके सर्वाधिक खारे पानी की झील जो होती है ये वान झील है। वान झील किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो वान झील जो स्थित है, आप इस्तांबुल से समझ जाएंगे कहाँ पर स्थित है, ये तुर्की में स्थित है। ठीक, तुर्की में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि प्रमुख अभ्यंतर कहाँ से होकर गुजरता है? प्रमुख अभ्यंतर कहाँ से होकर गुजरता है ये आपको क्वेश्चन लगाना है। तो प्रमुख अभ्यंतर जो गुजरता है ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है, और ग्रीनविच कहाँ है? ग्रेट लंदन में स्थित है। ठीक, तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 0 डिग्री जो आपको देशांतर रेखा है उसे ही हम लोग ग्रीनविच बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ समय का निर्धारण, आपको दिनांक मीन्स के दिन का निर्धारण कैसे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी है इसको जो बीचों बीच वाला रेखा है इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। मीन्स की जो ये वाला सभी रेखा है ये सभी अक्षांश रेखा है। ठीक, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये इसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है। और ये जो रेखा है ना ये वाला, इसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये वाला सब रेखा देशांतर रेखा, और 0 डिग्री जो आपको देशांतर रेखा इसे ही हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जहां से समय निर्धारण होता है। अब यहाँ पर देखिए समय का निर्धारण, यह देशांतर का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होता है तो किसमें 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूरज हमारा पूरब में निकलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर
बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर के समय 4 मिनट बढ़ता है और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाइएगा तो प्रत्येक 4 मिनट घटता है। कहने का मतलब कि ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच है इसके आपको पूरब की तरफ इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, ठीक। तो पूरब की तरफ जाइएगा प्रत्येक आपको 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ जाएगा और पश्चिम की ओर जाइएगा तो प्रत्येक 1 डिग्री पर आपको 4 मिनट घटता है, ये बता रहा है, ठीक। वाशिंगटन डीसी, देखिए वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 में हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो सम्मेलन हुआ था, लंदन में पूर्व ग्रीनविच नामक स्थान पर रॉयल वेधशाला गुजारने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्यमान माना गया। इसे ग्रीनविच मध्यमान नाम से भी जाना जाता है। इस समय ग्रीनविच मध्यमान को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। तो यह ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है और इसे शून्य माना गया है। 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा ऐसे पार होता है और इसी से समय का निर्धारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि में इसकी डेट लाइन किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो 180 डिग्री यहाँ पर देशांतर रेखा है इसे क्या कहा जाता है, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसी रेखा के दोनों और तिथियों में 1 दिन का अंतर हो जाता है। इधर जाइएगा तो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, इधर घट जाता है, ठीक, अंतर हो जाता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटा क्या हो जाता है, अवधि बढ़ जाता है। और 0 डिग्री से लेके आपको यहाँ पर देखिए 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर आपको क्या होता है, आपको 12 घंटे की अवधि घट जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात के अंतर में बांटा गया है। 24 आपको घंटे में बांटा गया है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी वही बात है कि इसका भी उसी समय सम्मेलन हुआ था 1884 में आपको इंटरनेशनल मेडिटेरियन कॉन्फ्रेंस, जिसमें 180वें अभियंतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। इसलिए किया गया था ताकि विभिन्न देशों में मध्यमान यात्रियों को कुछ स्थान पर 1 दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो, ठीक, और अच्छे समय के आपको मिलान कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बेरिंग जो जल संधि है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बेरिंग जल संधि किसके समानांतर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन से जल संधि है, तो बोरिंग जो संधि है ये याद रखिएगा, बेरिंग। समय जोन और मानक समय, समय जोन और मानक समय क्या कहलाता है, ये आप ध्यान देख लीजिए। विश्व के 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने, तो 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतर पर विभाजित किया गया है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, 1 घंटे के अंतर पर ग्रीनविच टाइम और मानक जो समय है उसके अंतर पर, ठीक। अर्थात यहाँ पर देखिए प्रत्येक 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। ये प्रत्येक 1 घंटा कितने होता है, 15, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का बराबर हो जाता है, ठीक। प्रत्येक देश मानक समय के ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किए गए हैं। इसकी आधे घंटे गुणक कहने का मतलब कि 7.5 डिग्री अगर कीजिएगा मिस की आपको, तो वो आपको उससे आपको गुणा कर लीजिए 4 से, तो ये आपको मिस की आधा घंटा पर हो जाएगा, ठीक। गुणक के अंतर पर आधारित किए गए हैं। मानक समय स्वेच्छा से चयनित अभ्यंतर का स्थानीय समय पर होता है। एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है, ठीक। तो भारत भी मानक समय अपनाया है। भारत का जो मानक समय है ये यहाँ पर देख लीजिए 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, या नैनी भी आप बोल सकते हैं, इस समय मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो भारत का जो मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री, आपको याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर, और जो ग्रीनविच है ये 5.5 घंटे इससे आगे है हमारा जो मानक समय है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम जो है लंदन जो है यहाँ पर स्थित है, इससे पूरब में हमारा यहाँ देश स्थित है, इसलिए 5.5 घंटे आगे है, ठीक। अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहा है, मीन्स मान लीजिए इस वाला जो रेखा है ये 0 डिग्री जो आपको देशांतर है ग्रीनविच है, 12 बज रहा है, तो हमारा जो यहाँ 82.5 डिग्री पर बजेगा ये आपको ध्यान में रखिएगा 5.5 घंटे आगे होगा, मीन्स की 5.5 घंटे का शाम बजेगा, ठीक। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। कुछ देश में आपको काफी ज्यादा विस्तार होने के कारण एक से अधिक आपको मानक समय को अपनाया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रूस में सबसे ज्यादा आपको मानक समय को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सोल्यूशन इसलिए करा दे रहा हूं, और ऐसे मैं बार बार आपको टेस्ट लाते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है, और यहां से आपको टेस्ट देकर ये बताना है कि अच्छा लग रहा है क्वेश्चन की नहीं। और क्वेश्चन का लेवल भी मैं आपको एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक, लेवल भी मेंटेन है, ठीक। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि ग्रीनविच माध्य समय जिसे जीएमटी बोला जाता है तथा भारतीय प्रमाण समय जिसे आईएसटी बोला जाता है, समय अंतराल कितना है, कितने अंतराल के बीच में है, तो मैंने बताया था ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है,
82.5 डिग्री आगे कहने का मतलब कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट। तो 82.5 से 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा। तो मैंने 5.5 घंटा आगे है कहाँ से, आपको ग्रीनिच से, और 5.5 घंटा का अंतराल पड़ता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको 0 डिग्री ग्रीनिच हुआ, ये भारत का 82.5 डिग्री ग्रीनिच हुआ, और इसमें आपको 82.5 में 4 से गुणा कीजिएगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ठीक। 1 डिग्री देशांतर के आप पार कीजिएगा तो ये आपको 5.5 घंटे हो जाएगा, और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ग्रह अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अगर बात करें हम सूर्य से न्यूनतम दूरी, यहाँ पर वीवीआई लगा लीजिए और जितना हो सके जल्दी इसे याद कर लीजिए, ठीक। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर जब सूरज रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं उपसौर, उपसौर बोला जाता है। और ये आपको कब होता है, तो ये 3 जनवरी को होता है, ठीक। और इसके 6 महीने बाद अवसौर होता है, इसके 6 महीने बाद जून में अवसौर होता है। और ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब जो होता है, सूरज से अगर अधिकतम दूरी होता है तो उसे अपसौर बोलते हैं, और सूरज से नजदीकी होता है तो उसे उपसौर बोलते हैं, ठीक। तो उप और अप में अंतर आपको ध्यान में समझ लेना होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, आपके सामने सभी ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूं। सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, आराम से आपको लगा देना है, सूर्य ग्रहण में इसके सूरज के प्रकाश नहीं आएगा। तो कब नहीं आएगा, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में, आपको माफ कीजिएगा, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूरज के कुछ प्रकाश को आपको छेक लेता है, ठीक, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी और सूरज, या सूरज और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तो ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आराम से आप लगा लिए होंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जिसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। थोड़ा उच्चारण में थोड़ा ये हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इसे आपको सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, इक्लिप्स कहा जाता है इसे। और देखिए उच्चारण में इसलिए कभी कभी इसलिए दिक्कत होता है, लगातार हिंदी बोले एक बार इंग्लिश आ जाता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक। तो उससे कोई ये नहीं ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको कब होता है सूरज ग्रहण, तो जब देखिए सूरज ग्रहण में इसकी सूरज का प्रकाश छेक लेना, ठीक। तो ये जब आपको पृथ्वी और आपको यहाँ पर देखिएगा सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो आपको सूरज के प्रकाश कुछ छेक लेता है, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, न्यू मून के दिन लगता है, हमेशा अमावस्या को लगता है, ठीक। अब हम चंद्र ग्रहण देख लेते हैं, ठीक, लूनर इक्लिप्स देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए ये कब होता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जब सूरज, अब यहाँ पर देखिए ये चंद्र ग्रहण में इसकी चंदा के प्रकाश को आपको छेक लेना, तभी तो चंद्र ग्रहण होगा। तो जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक, ध्यान में रखिएगा, सूरज और चंद्रमा, यहाँ पर सूरज देखिए, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का और वो सूरज से ही प्रकाश लेकर चमकता है, ठीक। तो जब सूरज और आपको चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो ये आपको क्या करता है, चंद्रमा के प्रकाश जो सूरज के कारण ही दिया गया था, तो ये आपको सूरज के प्रकाश इस पर नहीं पड़ पाता है, ठीक। और ये चंद्रमा के कुछ प्रकाश को ये ढक लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। तो पूरी, अब यहाँ पर देखिए, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, देख लिए यहाँ पर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये जो होता है ये आपको पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, आपको पूर्णिमा की रात्रि में ही चंद्र ग्रहण होता है। भूता फिल्म देखे होंगे तो आप उसमें आपको ये भी बताया जाता है कि इस दिन आपको ये कीजिएगा, बलि चढ़ाइएगा तो ये होगा भूता फिल्म में आपको होता है, ठीक। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, ये ध्यान में एकदम डाल लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन डालकर दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो आपको पक्ष है उसमें 5 डिग्री का अंतर पाया जाता है, झुकाव में आपको 5 डिग्री का अंतर है, ठीक। जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर तो कभी नीचे से गुजर जाता है, इसी कारण आपको पूर्ण नहीं होता है, ठीक। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी आपको चंद्रग्रहण होता है। तो एक वर्ष में 3 बार गुजरता है तो 3 बार आपको चंद्रग्रहण होता है, ठीक। सूर्य ग्रहण समान चंद्रग्रहण ही आंशिक और पूर्ण रूप से हो सकता है। सूर्य ग्रहण के समान आंशिक या आपको पूर्ण, चंद्रग्रहण भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है, सूर्य ग्रहण भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है, ठीक। तो ये सभी मैंने आपको बताया। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे नहीं लगता अब एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा, ठीक, क्योंकि मैं आराम से आपको बताते चल रहा हूँ, वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। मीन्स कि ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर दे सकता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। तो रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां में आप देखिएगा गोदावरी, यहाँ पर देखिए माफ कीजिएगा, ये आपको कौन सी, ताप्ती नदी, या तो यहाँ पर ताप्ती नदी देगा या नर्मदा नदी देगा। ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और जाकर अरब सागर में गिरती है, नहीं तो अधिकांश नदियां देखिएगा जाकर बंगाल खाड़ी में गिरती है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे सकता है, ताप्ती भी दे सकता है और आपको क्या एक ऑप्शन दे सकता है तो नर्मदा, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कावेरी जो है, कावेरी को क्या बोला जाता है, ये दक्षिणी
भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है, और दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है तो गोदावरी को। पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, और दोनों का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किन दो पत्तनों से केंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। जो केंद्रमुख आपको लौह अयस्क है यहाँ से निर्यात किया जाता है, इसमें से दो पतन का इसकी आपको नाम बताना है। तो ये प्रमुख पतनों में आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा मार्मोगोवा और मैंगलोर। मार्मोगोवा गोवा में स्थित है, मैंगलोर बेंगलोर में स्थित है। तो ये दोनों से आपको क्या होता है, किसका तो निर्यात, केंद्रमुख से जो लौह अयस्क है इसका आपको निर्यात किया जाता है। ठीक, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बड़े बंदरगाहों के नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे और मझिले आपको छोटे में इसके बंदरगाहों का नियंत्रण जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, और इसका समवर्ती सूची में डालने के में इसके केंद्र भी और राज्य दोनों आपको कर सकते हैं निर्धानी इसका, ठीक, निगरानी, जिसका प्रबंधन संबंधी राज्य सरकार करती है। देश के सर्वोच्च प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। देश के सर्वोच्च प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो ये आपको विशाखापट्टनम है। यह कर मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत के प्रमुख जो बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है, ये आपको नाम याद कर लेना है। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कोलकाता, कोलकाता में आपको जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है, यह ध्यान में रखिएगा बंदरगाह। ठीक, बाकी आप देखिए आपको मुंबई जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है, और ये अरब सागर की स्थित है, यहाँ पर आपको स्थित है। ठीक, यह ध्यान में रखिएगा। चेन्नई में आपको कौन सा है, तो यहाँ पर चेन्नई जो बंदरगाह है तमिलनाडु में, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोची, कोची जो बंदरगाह है केरल में स्थित है, यहाँ पर ही कालीकट है जो कि आपको वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, ये आपको अरब सागर में। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, यह ध्यान में रखिएगा। पारदीपीय बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, तुतुकुरिन जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। मार्मोगोवा जो है ये गोवा में स्थित है, और ये अरब सागर में स्थित है। कंडला गुजरात में स्थित है। ठीक, कंडला क्या है, गुजरात में स्थित है, और ये आपको अरब सागर में पड़ता है। ठीक, न्यू मंगलुरु आपको कर्नाटक में स्थित है, जो कि अरब सागर में पड़ता है बंदरगाह। नन्हा सोवा जिसे जवाहरलाल नेहरू भी पोर्ट बोला जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि अरब सागर में पड़ता है। एन्नोर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, एन्नोर आपको बंगाल की खाड़ी, ये ध्यान में रखिएगा। और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, तो इसकी अंडमान में स्थित है, ये भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, और ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। कौन से, चेन्नई बंदरगाह, ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित चेन्नई बंदरगाह। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आराम से मुझे लगता है कि आप लगा लीजिएगा, कभी भी बंदरगाह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ बंदरगाह से रिलेटेड, जैसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोची केरल में स्थित है। यह देश में जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। ठीक, निर्माण भी करने में और मरम्मत भी करने में। देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं सम्मिलित किया हूं, ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, कोलकाता को महलों का शहर बोला जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछ रहा है ये क्या कर रहा है कि निम्न में से वो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। 3 देशों से जो मिलती है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये आपको राज्य का नाम बताना है, इनमें से कौन सा राज्य है। ठीक, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है, सिक्किम की आपको भूटान से भी मिलता है, ठीक, चीन से भी मिलता है, और नेपाल से भी मिलता है सीमा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, कि जो वायुमंडल में हवा में सबसे प्रचुर घटक है ये किसका है। ठीक, आपको जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है ये नाइट्रोजन पाया जाता है 78% के करीब, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन कितना पाया जाता है। तो 78.07% आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.93% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। पक्का मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है आपके वायुमंडल में, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, अभी लिख कर रख लीजिए। नहीं आया तो मेरे से पूछिएगा। 0.0% आपको कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार आता है एक साल बीट कर। ठीक, तो ये याद रख लीजिएगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा उत्तरदायी है, तो इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक, इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। आर्गन देखिए, आर्गन आपको अक्रिय गैस है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है 0.93%। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा हमारे वायुमंडल में। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल की संरचना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे परत से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, और आप लगाते में हैं तो कैसे लगाइएगा। सबसे देखिए निचले परत जो है इसे क्षोभ मंडल बोला जाता है। ठीक, ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है, क्षोभ मंडल बोला जाता है। इसको वायुमंडल के सबसे निचली परत कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी जो लंबाई है, इसकी ऊंचाई है, लंबाई कहने का मतलब ऊंचाई है, ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा में इसकी ये जो विषुवत रेखा इस पर आपको 18 किलोमीटर है। ठीक, इसमें आप देखिएगा कि जो घनत्व पाया जाता है, गैसों का घनत्व सबसे ज्यादा भी पाया जाता है आपको क्षोभ मंडल में ही। ठीक, इसमें तापमान गिरावट की दर जो होती है 165 सेंटीमीटर ऊपर जाइएगा तो आपको 1 डिग्री का आपको ध्यान में रखिएगा 1 डिग्री तापमान घट जाता है। लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो ये आपको 6 डिग्री 4 मिनट, अब माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 6.4 डिग्री मिस यहाँ पर आपको तापमान घट जाता है,
डिग्री 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। और अगर पूछे कि 1 डिग्री आपको तापमान कैसे घटता है, तो 165 मीटर ऊपर जाने पर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर जाइएगा तो ये आपको 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, ये सभी जो वर्षा, यही क्षोभीय मंडल में होता है। ठीक, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन की धाराएं जो होती है इसी मंडल के सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं समताप मंडल से। समताप मंडल से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। समताप मंडल में ओजोन मंडल भी मिला दिया जाता है, लेकिन मैं इसमें ओजोन मंडल अलग कर कराऊंगा। लेकिन अब से अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है, ओजोन स्फीयर या ओजोन लेयर, तो आपको अगर ओजोन मंडल नहीं दे ऑप्शन में और समताप मंडल दिया रहे तो समताप मंडल ही आपको लगाना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, इसकी ऊंचाई जो होती है 18 से 32 आपको होती है किलोमीटर तक। इसमें ताप समान रहता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, समताप मंडल। और इसके ध्रुवों की मोटाई यहाँ पर देखिए, समताप की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और विषुवत रेखा पर क्या होती है, सबसे कम होती है, लोप होती है। ठीक, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आपको आंधी, बादल, तूफान, ये सब नहीं चलते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब ये इसमें नहीं होते। ये सब आपको जैसे भी मौसमी घटनाएं होती है, ये सभी आपको क्षोभ मंडल में होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने वाले आदर्श दशाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी वायुमंडलीय आपको घटना नहीं होती है, इसलिए आपको जैसे कि आपको अच्छा आदर्श आपको दशा पाई जाती है, इसलिए इस वायुमंडल में आपको हवाई जहाज या जो भी उड़ाया जाता है ये समताप मंडल में। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का आपको बन जाता है, विशेष प्रकार के मेघ बन जाते हैं, जिसे हम लोग मुलाभ मेघ कहते हैं। ये आपको पूछ सकता है मुलाभ मेघ किस में बनता है, तो ये समताप मंडल में बनता है। ठीक, ओजोन मंडल, देखिए ओजोन मंडल समताप मंडल का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर अलग कर आपको पढ़ा रहे हैं मैं। ठीक ठीक, धरातल से 32 से आपको 60 किलोमीटर के मध्य में ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और ओजोन मंडल भी समताप मंडल का ही भाग है, ध्यान में रखिएगा। इस मंडल में ओजोन गैस की परत एक पाई जाती है, जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण है उसे अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी के ये सुरक्षा कवच के काम करता है। तो पृथ्वी पर सुरक्षा कवच का काम कौन करता है, तो ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है प्रमुखता ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको कहाँ कहाँ भरा जाता है, तो एयर कंडीशनर हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इससे ये निकलता है। ठीक, और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा ये यहीं आपको CFC ही पहुंचाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें CFC में एक जो क्लोरीन होता है ये सक्रिय हो जाता है, इसी कारण से ये क्षय होता है। ओजोन की परत की मोटाई जो मापी जाती है, बहुत VVI क्वेश्चन, ओजोन की परत की जो मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में मापी जाती है। और ओजोन की जो परत है उसकी आपको बदबू देखिएगा तो ये सड़े हुए मछली की तरह, अंडे की तरह आपको बदबू देता है। ठीक, इस मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ते जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री आपको तापमान वृद्धि हो जाता है इस मंडल में। अब आता है आयन मंडल। समताप मंडल के बाद आपको आयन मंडल आपको आएगा। ठीक, इसकी ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। जो आयन मंडल है इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। ठीक, ये कम वायुदाब होता है और पराबैंगनी जो किरण है इसके द्वारा आयनीकृत होता है। ठीक, इस मंडल में स्थित नीचे की तरफ लेयर जो है, जैसे कि डी लेयर से आपको क्या होता है, लॉन्ग जो वेव होते हैं रेडियो वेव, वो E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट वेव जो होते हैं रेडियो वेव परिवर्तित होती है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। जिसके फलस्वरूप ही आपको टीवी हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविजन, रडार, ये सभी सुविधाएं जो मिलती है यहीं से आपको मिलती है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। संचार उपग्रह में इस मंडल में आपको बहुत काम आता है। ठीक, तो संचार उपग्रह इसी मंडल में क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद होता है ब्रह्मंडल। इसकी बाहर की तरफ 640 किलोमीटर ऊपर के ब्रह्मंडल कहा जाता है। 640 किलोमीटर आपको पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाइएगा तो ये ब्रह्मंडल कहा जाएगा। इसकी कोई भी आपको सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि अब ब्रह्मंडल हो गया इसके, उसके बाहर सभी मंडल ब्रह्मंडल। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कि अगर पूछे पूरे यूनिवर्स में भी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम पाया जाता है। सूरज में भी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, और उसकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलते रहता है। ठीक, और इसी में आप देखिएगा कि इसी मंडल के महत्वपूर्ण विशेषता अरोरा एस्ट्रोलियोसिस और अरोरा बेरिलियोसिस होने वाली घटनाएं हैं। ठीक, अरोरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रातः काल में। ठीक, जब आपको देखिएगा तो आपको ध्रुव पर ये आपको या दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पर रंगीन आपको ऐसे परत दिखाई देने लगता है, वहीं आपको मुख्य यही कारण होता है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर आप देखिएगा ऐसे दिखाई देता है। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान मैंने बताया ना कौन सी गैस है, तो आप लगा देंगे आराम से इसमें क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका ऑर्गन गैस, ऑर्गन गैस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर आपको 15 देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ये इस गैस का नाम है आपको CO2। CO2 जो कि पेड़ लेता है, इसके पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, और हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक, अब ध्यान में रखिएगा कि CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण
आपको भूमिका निभाता है। और ये सूरज के जो आपको आता है प्रकाश, उसमें जो आपको ऊष्मा होती है उसे अवशोषित कर लेता है, लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक। जिसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जिसके कारण आपको सुनामी, भूकंप, आपको भूकंप तो नहीं, सुनामी आपको आ रहा है। फिर आप देखिएगा कि ये जो हिमालय है वो पिघल रहा है। आप देखिएगा बहुत से परब जो दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के बर्फ है पिघल कर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ रहे हैं, सुखाड़ आ रहा है। ये सभी आपको घटनाएं का मुख्य कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग ही उत्तरदायी है। 15 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो विविध जलवायु या मौसमी जो घटनाएं घटित होती है, ये मैंने बताया था किस मंडल में, तो ये सबसे निचले मंडल क्षोभ मंडल में घटित होती है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। 16 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार की कोयला मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो तापीय विद्युत में देखिएगा अभी भी सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है भारत में, ये तापीय विद्युत ही है, और इसमें कोयला को आपको मुख्य भूमिका निभाया जाता है, ठीक। कोयला को जलाकर आपको जो भाप होता है, भाप के रूप में फिर टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर इलेक्ट्रिक पैदा किया जाता है। तो जो ये विद्युत पैदा किया जाता है, इसमें आपको सबसे बेहतरीन एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसी को जलाया जाता है। तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ मैं आपको फॉसिल फ्यूल से क्वेश्चन करा देता हूं, पूछ सकता है जीवाश्म ईंधन जिसे बोला जाता है। तो जीवाश्म ईंधन किसे बोला जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आपको दे सकता है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य है उन ईंधनों से जो पेड़ पौधे पर जानवरों के अवशेष के धरती के अंदर लाखों वर्ष तक दबे रहें और ऑक्सीजन नहीं मिला, वहां पर दबे रहें और फिर उनका रूपांतरित हुआ ईंधन के रूप में, ठीक। और इनमें आपको प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भरपूर मिलता है, ठीक। इनको जलाया भी जाता है। तो जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हुआ, ये सभी आपको जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। और ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के चट्टान में मिलते हैं, तो अवसादी चट्टान में मिलते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए कोयला के बारे में ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो कोयला के बारे में मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, एक भी नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर देखिए कोयला पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला को खनिज कोयला भी कहा जाता है, ठीक। इसमें 60 से 90% मुक्त कार्बन तथा इसके यौगिक के अतिरिक्त नाइट्रोजन, गंधक, लोहा आदि के भी उपस्थित रहते हैं, ठीक। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, आप देखिएगा। पीट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमिन्स कोयला होता है और एंथ्रासाइट कोयला होता है, जो कि एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक। पीट कोयला देखिए, पीट कोयला निर्माण प्रथम अवस्था है, तो कोयला के सबसे प्रथम अवस्था पीट कोयला ही होता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, जबकि बिटुमिन्स जो कोयला होता है इसे सामान्य किस्म के कोयले माने जाते हैं, ठीक। संसार का सबसे अधिकांश कोयला बिटुमिन्स कोयला है, जो कि सामान्य किस्म के कोयले माने जाते हैं, ठीक। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ये भूरा रूप में होता है। एंथ्रासाइट कोयले का अंतिम अवस्था होता है, इसलिए ये देखिएगा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता और काफी ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, ठीक। बिटमिन्स कोयला आपको देखिएगा तो इंजन को जलाने में और कोल गैस बनाने में काम आता है, इंजन को चलाने और कोल गैस बनाने में, ठीक। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कोक और अलकतरा और कोल गैस प्राप्त होता है, ठीक। जैसे रोड पर अलकतरा बिछाया जाता है ना रोड बनाते समय, वो कहाँ से आता है, तो आप कोयला को अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो वहीं आपको कोक बनेगा, अलकतरा बनेगा, कोल गैस प्राप्त होता है, ठीक। इसी प्रक्रिया को भंजक श्रवण बोला जाता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल बोला जाता है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो ही स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में स्थित, ठीक। ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको कर्नाटक का एक सिलिकॉन सिटी बोला जाता है जिसका नाम है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलोर ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, 18 के आंसर क्या हो जाएगा, बीच। चलिए कुछ मैं आपको करा देता हूं, आपको जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जो गरसोप्पा जलप्रपात आपको शरावती नदी में, ये ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक। एन्ना जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर पाया जाता है, एन्ना। शिव समुद्रम, बहुत बीबीआई क्वेश्चन, एकदम टिक लगा लीजिए। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी, शिव समुद्रम एक द्वीप भी है, यह भी कावेरी नदी द्वारा ही बनाया गया है, यह भी ध्यान में रखिएगा। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में आपको मिलता है। चुलिया, चुलिया जलप्रपात पूछ सकता है, चुलिया, चुलिया याद रखिएगा, ये चंबल नदी पर, चुलिया चंबल, चुलिया चंबल, यह याद रखिएगा। पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर ही है। बिहार, बिहार में जो है टोंस आपको दिखिएगा, टोंस जलप्रपात है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। धुआंधार, धुआंधार जो जलप्रपात है ये देखिए, धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार मध्य प्रदेश में एक प्रचार में देखिएगा, धुआंधार का भी प्रचार किया जाता है, ठीक, ये वीवीआई लगिएगा। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा, झारखंड, याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और आपको स्कोर भी बताना है, ठीक। टोटल मैं 30 क्वेश्चन इसमें लिया हूं और 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया ये बताना है। दफला तथा सियम्पो जनजाति किस प्रदेश में पाया जाता है। दफला और सियम्पो जो जनजाति है ये किस प्रदेश में पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो नाम से ही पता चल रहा है, आराम से ये मुझे लगता है आप लगा लीजिएगा। ये दफला और सियम्पो जो जनजाति पाई जाती है, यह पाई जाती है आपको अरुणाचल प्रदेश में।
ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी प्रदेश है हमारा, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है पूरे राज्यों में, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले सूरज जहाँ उगता है वो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पहले बाद में सबसे पहले जहाँ डूबता भी है, सूरज उगेगा ओबीसी सबसे पहले तो डूबेगा भी पहले ही वहाँ पर, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको 2 घंटे का अंतर किससे, तो आपको सूरज उगने और डूबने में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के जो आकार है उसकी दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जनसंख्या के आकार के दृष्टि से जनसंख्या सबसे कम आपको सिक्किम में पाया जाता है, इसीलिए आपको सिक्किम जो यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा सिक्किम तो ऊपर है, सिक्किम ये हुआ सिक्किम, ठीक, ये याद रखिएगा। सिक्किम में जो है ये सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन हूँ आपको, ठीक, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि पूछे तो सबसे बड़ा पूछेगा राज्य क्षेत्रफल के तो राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछे राज्य आपको राज्य तो गोवा। जनसंख्या के पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो सिक्किम, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे पहला राज्य पूछे भारत में सबसे ज्यादा किसका जनसंख्या घनत्व है तो बिहार हो जाएगा। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होता है। जो रिहंद बांध परियोजना है इनमें किस राज्यों की सिंचाई होता है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, तो रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होता है ये आपके देखिए आपके सामने ऑप्शन है। तो ये जो होता है ये रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होता है, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक दुधवा नेशनल पार्क भी पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, और बिहार में तो एक ही नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व है, इसकी एक ही टाइगर रिजर्व है, वो जो है आपको वाल्मीकि है, ठीक, वाल्मीकि जो है वो आपको याद रखिएगा चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन सी है। सूरज तथा पृथ्वी के निकट सबसे आपको जो ग्रह मिलेगी ये कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो ग्रह है ये आपको सूरज और पृथ्वी के निकट, देखिए ये सूरज हुआ, इसके निकट सबसे हो जाएगा आपको बुध, ठीक, और यहाँ पर पृथ्वी होता है और इसके बीच में ही शुक्र पाया जाता है, तो ये शुक्र हो जाएगा पृथ्वी का, तो ये आपको क्या हो जाएगा बुध और शुक्र हो जाएगा। तो सबसे पहले सूरज पूछा है तो सूरज का निकट हो जाएगा बुध और पृथ्वी का निकट हो जाएगा शुक्र, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, कायदे से आप लगा लीजिएगा, ठीक। बुध को आपको सबसे छोटा ग्रह भी है, और ये याद रखिएगा ये सूरज के सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह को आपको शुक्र ग्रह है, ये आपको सुंदर की देवता भी शुक्र ग्रह को बुलाया जाता है, ठीक। और यहाँ पर शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, भोर के तारा, शाम के तारा या पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। और याद रखिएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है। तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, इसका आपको बताना है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है, तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है। और देखिए मैं छोटा छोटा नोट्स भी शेयर करते जाता हूं, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं छोटा छोटा नोट्स देते जाता हूं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो जहां पर आपको जिस स्थान से भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र, ठीक, क्या बोलता है भूकंप केंद्र बोलते हैं, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो काली मृदा बोलते हैं, और काली मृदा के साथ क्या नाम आ जाते हैं काली कपासी मृदा, तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक। तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अब काली मृदा के बारे में देख लीजिए, ब्लैक सोइल के बारे में कुछ प्रमुख बातें देखिए। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है, इसमें आयरन, चूना और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक। इसका काला रंग किसके कारण होता है तो टेटिनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के उपस्थिति के कारण इसका काला रंग होता है, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, ये ध्यान में रखिएगा, अतः इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, जवार, बाजरा भी उगाया जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र और आदि राज्यों में भी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछे मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर, पुरानी और आपको नई जलोढ़ मिट्टी, ध्यान में रखिएगा, नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर, बांगर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है ये पूरे विश्व का 2.24 है, लेकिन जनसंख्या देखिएगा 17.5% पूरे विश्व का है। जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा तो भारत दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो भारत के 7वें स्थान आता है। तो यहाँ पर बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है, तो कायदे से इसका हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये आपको फैक्चुअल याद करना पड़ेगा डाटा। क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। भारत के सबसे पहले समुद्री मार्गों का खोज जिसने किया था उसका नाम है किसका
तो उसका नाम है वास्को डी गामा, और वो क्या था, एक पुर्तगाली था। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे 1498 में, और बाद में आपको याद रखिएगा 1961 में आपको भारत छोड़कर जाने वाले भी सबसे बाद में पुर्तगाली ही हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक देखिएगा 1967 से 68 में हरित क्रांति लाया गया, वैज्ञानिक तरीके से खेती किया गया, नए नए बीज का उपयोग किया गया, उर्वरक का उपयोग किया गया, जिससे आप देखिएगा कि धान और आपको गेहूं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुआ था। ठीक, और इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था तिलहन पर, यह भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए पीली क्रांति भी आया था। तो हरित क्रांति जो है इसका श्रेय जो जाता है, इसके आपको किसे जनक माने जाते हैं, तो MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं भारत में। ठीक, तो ये 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य अब बताना है कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो थीन बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो थीन बांध जो बनाया गया है ये बनाया गया है रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए अब विस्तार से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि काफी वीडियो लंबा हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सबसे पहले ऑप्शन सब देख लीजिए। ठीक, वीडियो रोककर ये देखिए, इसमें से आप देखिएगा तो रोम जो स्थित है ना, ये आपको टिग्रिस नदी नहीं, ये टाइबर नदी पर स्थित है। रोम जो स्थित है टाइबर नदी पर है। ठीक, तो ये आपको मिलान पहले वाला ही गलत हो जाएगा। बाकी रंगून देखिएगा, रंगून म्यांमार है जिसका पुराना नाम बर्मा था। ठीक, और यहाँ पर आप देखिएगा रंगून में ही बहादुर शाह जफर जो है, ये आपको मुगल वंश के लास्ट शासक जो थे बहादुर शाह द्वितीय, उनको आपको निर्वासित कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, जिनकी मृत्यु भी वहीं पर हुआ था। तो ये जो रंगून है ये इरावदी नदी पर स्थित है, ये बात सही है। लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। बर्लिन जो है ये सप्री नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान में सही है। तो ये टोटल क्वेश्चन मैंने आपको कराया, टोटल 30 क्वेश्चन था। ठीक, 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।